हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं आपके सामने एल के सैनी और आप देख रहे हैं डॉक्टर आनंद क्लासेज। आनंद क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम यहाँ जनरल साइंस में लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे तरंगे। तरंगों के बारे में आपने काफ़ी कुछ अध्ययन किया है कि तरंगे क्या हैं, किस प्रकार से हमने उसको डिवाइड किया था और किस प्रकार से उनके एग्जाम्पल देखे थे आपने, और कौन सी तरंग कहाँ और किस प्रकार से जनरेट होती है और किस प्रकार से उनका कहाँ पर यूज़ हो रहा है और अपन उनको कहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद में हमने यहाँ उसके बारे में तरंगों की डेफिनेशन और उनके अलग अलग पार्टीशन विद एग्जाम्पल हल किए थे। इसके बाद में आगे हम लोग कुछ छोटा सा पॉइंट और बच रहा है, उनको कंप्लीट करते हैं। तो मेन हमारा पॉइंट था तरंगे। तरंगों के बारे में पूरा आपने अध्ययन किया है और तरंगों के हम लोग यहाँ जो कुछ शब्दावली या उनके एक डेफिनेशन पढ़ रहे थे, उनमें आपने यहाँ पर पढ़ लिया था आयाम। आयाम आपका कंप्लीट हो गया था। एक पढ़ा था आपने आवर्ती, कंप्लीट हो गया ये भी। और एक पढ़ा था आपने आवर्तकाल। आवर्तकाल ये भी क्लियर है। ये 3 पॉइंट आपने यहाँ क्लियर कर लिए थे, डेफिनेशन और इनका मात्रक और क्या इनकी एक परिभाषा थी। अब इसके नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर तरंग दैर्ध्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेव लेंथ। वेवलेंथ, तरंग की लंबाई बोल दो या तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, जिसको वेवलेंथ हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। इसके बाद में यहाँ नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा जिसको बोलते हैं तरंग का वेग। वेग बोल दो या आप लोग उसको चाल बोल दो, ये पढ़ेंगे। 2 पॉइंट विशेष हैं और 3 पॉइंट आपके यहाँ हो गए। इसके नेक्स्ट बाद में हम लोग इनके बारे में कुछ क्वेश्चन हल करेंगे जैसा कि एग्ज़ाम में रिपीट हुए। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं। इस पॉइंट को पढ़ने से पहले हम लोग पीछे वाले पॉइंट पर जाते हैं। देखिए, आपने तरंग की जो आकृति है या तरंग की एक शेप है वो इस प्रकार से बनाई थी आपने, इस प्रकार से। ये आपने वेव की शेप बनाई थी ऐसा आपकी। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य को हम लोग यहाँ इंग्लिश में क्या बोला है आपने, वेव लेंथ। वेव का मतलब तरंग और लेंथ का मतलब लंबाई, की तरंग की लंबाई। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ से यदि कोई कण चालू होता है, स्टार्ट होता है गति करना, तो क्या बताइए, यहाँ तक ही एक राउंड पूरा हो गया? नहीं। तो क्या अब राउंड हुआ? नहीं। एक राउंड पूरा होगा आपका यहाँ पर। इसका मतलब आप लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से यदि कोई कण चला है और इस प्रकार से घूमता और यहाँ पहुँचा, एक राउंड पूरा हुआ। या तो आप लोग इसको ऐसे समझें या ऐसे समझें आप लोग, ये ऊपर वाला भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक बिल्कुल सेम है, या इसको आप लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी समझ सकते हैं, सेम है। इसका मतलब यह है, ये ऊपर वाला जो भाग था इसको आपने नाम दिया था सरंग, और इसको नाम दिया था आपने गरत, और इसको भी नाम दिया है आपने सरम, और यहाँ नाम था आपका गरत। तो दोस्तों हम लोग जो देखिए वेव लेंथ की परिभाषा यहाँ करेंगे, तो देखिए या तो आप लोग 2 सरंगों के बीच की दूरी कर लो, या आप लोग यहाँ 2 गर्तों के बीच की दूरी कर लो। अर्थात यहाँ इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की दूरी बिल्कुल सेम है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी भी सेम है। तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि किसी तरंग के 2 सरंगों के मध्य की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है या वेवलेंथ कहलाती है। अर्थात बोल सकते हैं कि 2 क्रमागत सरंगों के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती है, या इसको ये बोल दो 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को आप लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। चल, इसके आगे यहाँ मैं जस्ट डेफिनेशन लिखता हूँ, 2 क्रमागत सरंगों या गर्तों
या तो आप लोग दो क्रमागत सरंग ले लो या दो क्रमागत आप लोग गर्त ले लो। दो क्रमागत सरंगों या गर्तों के बीच की दूरी ही तरंग दैर्ध्य कहलाती है। चलिए, ये है आपकी डेफिनेशन। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। यहाँ हम लोग तरंग दैर्ध्य का मात्रक पूछते हैं, तो मात्रक क्या होता है इसके बारे में कई बार कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, दो क्रमागत सरंगों या गर्तों के बीच की दूरी बात कर रहा, दूरी आ गई। और आप लोग सब जानते हैं कि दूरी का SI मात्रक क्या होता है? मीटर। इसलिए हम लोग यहाँ इस तरंग दैर्ध्य का SI जो मात्रक है वो हम लोग क्या बताएंगे भाई? मीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अर्थात तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक क्या है? मीटर। इसके बाद में यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं एक अन्य मात्रक, और अन्य मात्रक इसका होता है एंगस्ट्रॉम, जो आपने कई बार पढ़ा होगा। एंगस्ट्रॉम, जिसको आप लोग डिनोट करते हैं A नोट से। और ये भी एग्ज़ाम में बिल्कुल आया हुआ है। अभी रेलवे के हाल ही एग्ज़ाम में पूछा गया था कि मीटर में और एंगस्ट्रॉम में क्या संबंध है। तो आप लोग यहाँ बता सकते हैं इसको इस प्रकार से कि एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 मीटर, 10 की पावर, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर 10, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर 8 मीटर, सॉरी कितना है? 10 की पावर 8 मीटर। ये इस प्रकार से आपका डेफिनेशन यहाँ पर था। तो यहाँ पर ये बात पॉइंट होती है यहाँ क्लियर। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं यहाँ तरंग का वेग। नेक्स्ट आपका पॉइंट बच रहा है तरंग का वेग बोल दो या इसको चाल बोल दो। अर्थात तरंगों की चाल किस प्रकार से होती है। ठीक, तरंगों की चाल को समझने के लिए हम लोग यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले इस चाल की डेफिनेशन से बात करेंगे। आपने यहाँ मैथमेटिक्स में कई बार पढ़ा है कि चाल जो है वो किस प्रकार से ज्ञात करता है। चाल का एक सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा मैथ में, औसत में या चाल दूरी में। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इसी फॉर्मूले से हम लोग यहाँ तरंग का वेग ज्ञात करेंगे। और देखिए कैसा होता है। इसी डेफिनेशन से मैं यहाँ लिख रहा हूँ तरंग की चाल इक्वल टू, बताइए दूरी की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि तरंग की दूरी, और तरंग की दूरी यही तो आपने पढ़ा है अभी, तरंग दैर्ध्य अर्थात वेवलेंथ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ तरंग की दूरी इक्वल बटा समय। बताओ तरंगों के लिए जो समय है उसको हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था आवर्तकाल। तो मैं यहाँ इसको लिख रहा हूँ आवर्तकाल। ठीक, चलिए अब हम लोग ये आपका फॉर्मूला पूरा होता है इस प्रकार से, और इस फॉर्मूले को आप लोग यहाँ नोटेशन में लिखते हैं। तो यह होगा नो इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। ये आप लोग सूत्र बोल सकते हैं, क्यों यहाँ तरंग की जो दूरी है या तरंग दैर्ध्य है इसको हमने लिखा है लैम्डा से, और आवर्तकाल को किसे लिखते हैं? टी से। या तो आप लोग ये सूत्र बनाते हैं तो भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जो है इसको आप लोग किस रूप में चेंज कर सकते हैं। देखिए, क्यों अभी आपने यहाँ पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि 1/t जो होता है वो f के इक्वल होता है, अर्थात 1/t इक्वल टू होता है f। ये है। और उसके बाद में हम लोग इसको यूँ भी देख सकते हैं कि v बराबर होगा लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, ये भी सही है, ये भी सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इसी को आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं कि तरंग की चाल बराबर तरंग दैर्ध्य इंटू आवर्ती। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले में ये आते हैं और ये कई बार ऐसे एग्जाम में रिपीट हुए हैं।
ये था इस प्रकार से तरंग दैर्ध्य और तरंग का चाल, जो दोस्तों आपने दोनों पॉइंटों को अच्छी तरह से क्लियर किया होगा। और यहाँ हम लोग इसके बारे में कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, इसके बारे में यहाँ पॉइंट में क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम में रिपीट हुए हैं, उनको देखते हैं हमने। तो ये इस प्रकार से आपने तरंगों के बारे में कुछ शब्दावली पढ़ी थी, जैसे आवर्तकाल, आवर्ती, तरंग दैर्ध्य, और यहाँ था आपका तरंग का वेग, आयाम, ये सब बातें आपने पढ़ी हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ, अब हम लोग यहाँ तरंगों के बारे में कुछ क्वेश्चन हल करते हैं, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और कितना हम लोग यहाँ कर पाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, जो एग्जाम में होबू क्वेश्चन आए हैं और आपने कई बार ऐसा देखा है। बिल्कुल क्वेश्चन है पहला ये आपका, प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। आपके पास यहाँ ऑप्शन में मिलेगा अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, यांत्रिक, ध्वनि, कुछ भी मिल सकता है। तो हम लोग यहाँ इसका जवाब देंगे बिल्कुल, किस प्रकार की प्रकृति होगी, अनुप्रस्थ प्रकृति, अनुप्रस्थ प्रकृति, ये आपने पढ़ा था बिल्कुल विद एग्जाम्पल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है, यदि किसी तरंग का आवर्तकाल, तरंग का आवर्तकाल अनंत होगा, अनंत है तो आवर्ती क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पटवार के एग्जाम में भी रिपीट हुए, और ये क्वेश्चन आप लोग तुक्के से हल नहीं कर सकते हैं। इनको क्लियर करने के लिए आपको वो लॉजिक तैयार करने होंगे जो आपने लास्ट वीडियो में बिल्कुल पढ़ा है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको देखिए, यहाँ तरंग का आवर्तकाल क्या है, अनंत, और क्या पूछी है आपको, आवर्ती। मैंने यहाँ दोस्तों आपको, हम लोगों ने यहाँ आवर्तकाल और आवर्ती पढ़ी थी, उस समय एक फॉर्मूला लिखा था आपने, कौन सा, ये आवर्तकाल इक्वल टू 1 आवर्ती, ये पढ़ा था। इसी से सब क्वेश्चन हल हो जाएंगे बिल्कुल। आप बताइए क्या पूछ रहा है आपको, आवर्ती पूछी है, तो आप लोग यहाँ आवर्ती को यहाँ निकाल लो और आवर्तकाल को नीचे भेज देता हूँ मैं। यहाँ देखिए, आवर्ती इक्वल टू 1 आवर्तकाल, और इन दोनों के बारे में आप समझते हैं कि आवर्ती को हम लोग यहाँ एफ से डिनोट करते हैं और आवर्तकाल को किससे, टी से डिनोट करते हैं। हल कर रहे हैं, एफ इक्वल टू 1 आवर्तकाल कितना है, अनंत, और अनंत को हमने इस प्रकार से लिखा है। अनंत को हल करने के लिए हम लोग यहाँ 1/0 कर सकता हूँ, अर्थात f इक्वल टू 1 और 1 क्या होगा, 0। ये 0 ऊपर चला जाएगा तो संपूर्ण 0, इसका मतलब यह होगा f इक्वल टू क्या होगा, 0। इसका मतलब यह है कि यदि किसी तरंग का आवर्तकाल अनंत है तो उसकी आवर्ती क्या होगी, 0 होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने ये क्वेश्चन देखते से समझा होगा कि कुछ जटिल है, लेकिन हालांकि आपने पीछे वाले कंसेप्ट सभी क्लियर किए होंगे तो क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आएगी। मैं समझ पा रहा हूँ कि सभी विद्यार्थी इस प्रकार से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे तो तरंगों में शायद कोई समस्या नहीं आएगी। हालांकि तरंगों में रेलवे हो, पटवार हो या रीट एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, जल में उत्पन्न तरंगों की प्रकृति क्या होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल लॉजिक का क्वेश्चन है। क्यों? यहाँ ये आपको पढ़ना है ये अच्छी तरह से कि क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है। जल में उत्पन्न तरंगों, यहाँ शब्द को समझना है। जल में, बताइए जल के ऊपर है या जल के अंदर? भाई जल में पूछ रहा है। यदि यहाँ ये हो जाता कि जल की ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह मान लो, या बोलते हैं जल की सतह बोलते हैं, तो क्वेश्चन आपका चेंज हो गया। और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल रेलवे के एग्जाम में रिपीट हुए हैं। जल में पूछ रहा है तो वही आपको जवाब देना पड़ेगा, और जल की ऊपरी सतह पर पूछना है तो कुछ अलग जवाब देना पड़ेगा। यहाँ देखिए आपने इस प्रकार से एक डायग्राम व्यू देखा होगा। ये जल का डायग्राम है। एक तो क्या होती है, जो लहर या तरंगे होती हैं वो जल की ऊपरी सतह पर होती है। ऊपरी सतह का मतलब यहाँ बीच में हम लोग यहाँ जल में कुछ पत्थर वगैरह डालते हैं तो इस प्रकार से कुछ आपकी वेव इस प्रकार से आती है, ऐसे कुछ वेव चलती है, ठीक है। लेकिन आप लोग जल की अंदर की बात करते हैं तो जल के अंदर कभी भी इस प्रकार से कोई तरंगे नहीं होती है। जल को आप लोग जैसे कंप्रेस करते हैं या उसको एक्सपेंड करते हैं तो ये जल इस प्रकार से व्यू करता है, नीचे से इस प्रकार से फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा, फिर ऐसे कुछ व्यू करते हैं। इसका मतलब यह है कि जल में पूछ रहा है तो में का मतलब ये, और जल की ऊपरी सतह पर पूछ रहा है इसका मतलब ये जो तरंग है इसकी प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। कैसी होती है भाई? अनुप्रस्थ, ठीक है। और यहाँ हम लोग बात करते हैं कि ये जो तरंग है आपकी ये, इसकी प्रकृति है यहाँ अनुदैर्ध्य, ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ। तो देखिए जल में पूछ रहा है तो हमें जवाब यहाँ देना है कौन सा भाई? अनुदैर्ध्य तरंग। और जल की सतह पर पूछता तो हमें जवाब कौन सा देना था यहाँ पर? आपका अनुप्रस्थ। समझ गए होंगे आप लोग। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और दोनों में यहाँ आपको लॉजिक को पकड़ना है कि जल की ऊपरी सतह है पूछ रहा है तो ये जवाब देंगे, और जल में पूछ रहा है या जल की गहराई में पूछता है या जल के अंदर पूछता है तो हम जवाब देंगे यहाँ पर अनु देंगे। ये इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए। चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल, वो देख लेते हैं किस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, एक क्वेश्चन मैं आपको दोस्तों बिल्कुल दे रहा हूं और आप इसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में पूछेंगे, और आपको यदि इसका आंसर दे पाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक प्रकाश तरंग की आवर्ती, प्रकाश तरंग की आवर्ती सर्वाधिक है तो आवर्तकाल होगा। और आपके सामने यहाँ ये ऑप्शन हैं जिनमें से आपको जवाब देना है अनंत, बी में है आपका न्यूनतम, और सी ऑप्शन में है आपका अधिकतम, और डी में है आपका शून्य। देखिए एक प्रकाश तरंग की आवर्ती सर्वाधिक है, आपको यहाँ क्वेश्चन में लॉजिक को पकड़ना है। आवर्ती क्या दे रखी? सर्वाधिक, तो आवर्तकाल क्या होगा?
आवर्तकाल पूछा है, इसका मतलब यह है कि आपने कहीं न कहीं आवर्ती और आवर्तकाल में कुछ रिलेशन पढ़ा है और उस रिलेशन के अनुसार आपको यहाँ इनमें से ऑप्शन ए बी सी डी में से कुछ जवाब देना है। तो देखिए दोस्तों, कौन इसका सही जवाब दे पाता है और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। यहाँ तक आप तरंगों के बारे में संपूर्ण टॉपिक क्लियर होता है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चालू करेंगे। नमस्कार।